फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 15। हम एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं। जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, इट इज मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक लूप ऑफ वायर प्लेस किया है। इट इज अ वायर, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ वायर। साथ ही एक गैल्वेनोमीटर है। इट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट डिटेक्ट करने के लिए होता है, या कोई भी करंट का सोर्स हमने नहीं लगाया, ठीक है। सिर्फ एक लूप रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। अब हम 4 केसेस देखेंगे। केस 1 ये होगा, जब तक ये लूप स्टेशनरी है, रेस्ट में है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इट मीन्स कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा। तो एज लॉन्ग एज loop of wire is at rest, loop of wire is at rest, no deflection is shown by galvanometer. Galvanometer shows no deflection. And hence no current is produced. And hence no current is produced. और सेकेंड केस की तरफ आते हैं। अगर हम इस लूप को फील्ड लाइंस के पैरेलल मूव कर लेते हैं, फील्ड लाइंस अपवर्ड है, आप लूप को अपवर्ड मूव करें इस डायरेक्शन में। अब आपको इस डायग्राम से डायरेक्शन क्लियर होगी कि हम लूप को अपवर्ड मूव कर रहे हैं। इसे आप यहां से यहां पर ले आए, पैरेलल टू फील्ड लाइंस आप इसे मूव कर रहे हैं। अगेन गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। इट मींस करंट जनरेट नहीं हो रहा। सो इट इज केस 2। हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने कहा कि रेस्ट में है, नो करंट वाज जनरेटेड। नाउ इट इज लूप मूव्ड पैरेलल टू फील्ड लाइंस। If loop of wire is moved parallel to field lines, again galvanometer shows no deflection, which means no current is generated. Galvanometer shows no deflection, and hence no current is generated. See case 3। हम इस लूप को फील्ड लाइंस के एंटी पैरेलल मूव करते हैं, डाउनवर्ड। फील्ड लाइंस अपवर्ड है, अब लूप को एंटी पैरेलल मूव करें, इस तरह मूव करें। एंटी पैरेलल डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, फील्ड लाइंस के ऑपोजिट। यानी इसको अपनी इनिशियल पोजीशन से आप इस पोजीशन की तरफ ले आए। क्या अब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा? नो डिफ्लेक्शन। तो इस केस 3। ये सेकंड केस का बिल्कुल ऑपोजिट। इफ लूप ऑफ वायर is moved anti-parallel to field lines,
Galvanometer shows no deflection and hence no current is generated. अब क्या पॉसिबिलिटी रह गई? अब इस लूप को फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर मूव करें। अब देखते हैं केस 4। ये फील्ड लाइंस है, अब इसके परपेंडिकुलर मूव कर ले। परपेंडिकुलर केस ये होगा, ठीक है। अगर आप इसे राइट की तरफ ले आते हैं, सपोज इनिशियल पोजीशन से आप इसे यहाँ पर ले आए, राइट की तरफ आप ले आते हैं, जैसे ही आप इसे राइट की तरफ मूव करते हैं, मोशन की ये डायरेक्शन आती है, तो एकदम से जो गैल्वेनोमीटर है इसका नीडल डिफ्लेक्ट होगा लेफ्ट की तरफ, एकदम से इसका नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगा, which means current is generated in this direction. As you move the loop towards right, current is generated towards left, इसलिए कि गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और अगर आप इस तरह कर लें, इस लूप को लेफ्ट की तरफ मूव करें, हम इस लूप को लेफ्ट की तरफ मूव करके देखते हैं, ये इनिशियल डायग्राम से अगर आप इसे लेफ्ट की तरफ मूव करें परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, मोशन की डायरेक्शन ये हो परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, आप इसे इसके इनिशियल पोजीशन से यहाँ पर ले आए, मोशन की डायरेक्शन ये हो, तो अब अगेन हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, इस बार उसका नीडल राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, इट मींस करंट इज जनरेटेड इन दिस डायरेक्शन। तो मोशन टू द राइट, करंट टू द लेफ्ट, मोशन टू द लेफ्ट, करंट टू द राइट। सो ये होगा केस 4 एंड केस 5। तो केस 4 क्या है? इफ लूप इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस, if loop of wire is moved perpendicular to field lines towards right, current is generated towards left, और अगला केस इसके बिल्कुल ऑपोजिट केस 5 बन जाएगा। केस 5 में आप इसे लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट की तरफ करंट जनरेट हो रहा है। सो केस 5 में if it is moved perpendicular to field lines towards left, current is produced towards right. तो अपने 5 केसेस में क्या देखा? फर्स्ट केस, जब तक लूप रेस्ट में है कोई करंट जनरेट नहीं हो रहा, आप लूप को सेकंड केस में फील्ड लाइंस के पैरेलल मूव करें, कोई करंट जनरेट नहीं होगा। केस 3, आप इस लूप ऑफ वायर को फील्ड लाइंस के एंटी पैरेलल मूव करें, कोई करंट जनरेट नहीं होगा। नंबर 4, आप लूप ऑफ वायर को फील्ड लाइंस के पैरेलल परपेंडिकुलर राइट की तरफ मूव करें, करंट लेफ्ट की तरफ जनरेट होगा, लेफ्ट की तरफ मूव करें, करंट राइट की तरफ जनरेट होगा। ये करंट जनरेट क्यों हो रहा है, पहले इसका मैकेनिज्म हम समझते हैं। इसका मैकेनिज्म समझने के लिए आपने इसको प्रीवियस चैप्टर के एक टॉपिक के साथ को रिलेट करना होगा।
आपने प्रीवियस चैप्टर में एक पॉइंट पढ़ा था, उसके साथ मैं कोरिलेट करता हूँ। इस करंट के जनरेट होने का मतलब क्या है? जब भी करंट जनरेट होगा इट मींस चार्जेस फ्लो कर रहा है। जब भी करंट जनरेट होगा इट मींस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है। उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। तो करंट का जनरेट होना ईएमएफ के जनरेट होने को शो करता है। करंट का जनरेट होना या ईएमएफ का जनरेट होना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। आपने इंड्यूस कैसे किया? बाय मूविंग द लूप ऑफ वायर परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगी? द जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF is known as electromagnetic induction. Mechanism of generation of induced current. Induced current generate कैसे हो रहा है? What is the mechanism behind it? हम इसे एक केस के साथ कोरिलेट करते हैं। हमने बात डिस्कस की थी कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज प्लेस कर लें या इलेक्ट्रॉन प्लेस कर लें, तो 4 केसेस हमारे सामने आए थे। एक केस ये था कि जब तक चार्ज रेस्ट में हो इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। हमने एक केस क्या पढ़ा था? केस 1, एज लॉन्ग एज charge is at rest, no magnetic force is exerted on it, FM 0 होगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी। केस 2 हमने पढ़ा था कि अगर ये चार्ज फील्ड लाइंस के पैरेलल मूव करें, अगेन इस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इफ चार्ज इज मूव्ड parallel to field lines, magnetic force is 0. केस 3, अगर आप इसको फील्ड लाइंस के एंटी पैरेलल मूव करें, कोई भी चार्ज हो, क्यू से शो करें, इलेक्ट्रॉन से शो करें, अगेन इस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी। इफ चार्ज is moved anti-parallel to field lines, magnetic force is again 0. केस 4, अगर हम इस चार्ज को मूव करें फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, तो इस पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगी। सो केस 4 ये है कि इफ charge is moved perpendicular to field lines, maximum magnetic force is exerted on it. Maximum magnetic force is exerted on it. और वो फोर्स किसके इक्वल थी?
फोर्स वाज इक्वल टू बी क्यू वी, या आप लिखते हैं बी ई वी इलेक्ट्रॉन के केस में। अब यही केस यहाँ अप्लाई हो रहा है। देखिए, आप लूप ऑफ वायर को कंसिडर करें, इसी डायग्राम को आप कंसिडर कर लें। अगर हम इस लूप को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके शो कर लें, इस तार का ये एक पार्ट थोड़ा सा आप मैग्नीफाई करके शो करें, तो आपको लगेगा कि ये बना किस चीज़ से है। ये बना है चार्जेस से। इसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं, इसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं। अब जब तक ये लूप रेस्ट में है, इट मीन्स चार्जेस रेस्ट में है। जब आप इसे पैरेलल टू फील्ड लाइंस मूव करते, इट मीन्स चार्जेस पैरेलल मूव कर रहे हैं। आप इसे एंटी पैरेलल मूव करते, इट मीन्स चार्जेस एंटी पैरेलल मूव हो रहे हैं। तो इन तमाम केसेस में इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। मगर अगर आप इन चार्जेस को फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करते हैं, इनके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? इनके ऊपर फोर्स लगती है मैग्नेटिक फोर्स। ये होगी मैग्नेटिक फोर्स। इस फोर्स की वजह से ये चार्जेस मूव करने लगेंगे। जब ये मूव करेंगे तो करंट जनरेट होगा। तो जब आप लूप को परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस मूव करते हैं राइट या लेफ्ट की तरफ, charges experience magnetic force due to which they flow, and this flow results in flow of current. ये है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म आपने क्या याद रखना है कि when loop is moved perpendicular to field lines, charges present in it, charges present in it experience magnetic force, experience magnetic force due to which these charges flow, and hence current is generated. अब बुक में एक और सेंटेंस लिखा है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, करंट जनरेट होगी। बुक में एक कंडीशन लगाई है, कंडीशन फॉर जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कंडीशन लगाई है कि whenever magnetic flux changes, current is induced. Whenever magnetic flux changes, current is induced. ये है मैकेनिज्म, ये है कंडीशन। अब हम देखते हैं 5 केसेस में किस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ बॉडी इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखते हैं केस 5 में, 5 केसेस में किस केस में फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब इनिशियली देख ले 3 लाइंस पास हो रहे हैं, इनिशियली 3 लाइंस पास हो रहे हैं इस लूप में से। आप देख सकते 3 ग्रीन लाइंस, 1 2 3। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज ऑफ फ्लक्स। करंट इंड्यूस भी नहीं हो रहा जब तक लूप रेस्ट में है। ये था पहला केस। सेकंड केस, जब आप लूप को पैरेलल टू फील्ड लाइंस मूव कर रहे हैं, कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं? अगेन 3 लाइंस पास हो रहे हैं, देयर इज नो चेंज ऑफ फ्लक्स एंड हेंस नो
करंट। जब आप लूप को एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं, कितनी लाइंस इसमें से पास हो रही है? 3 लाइंस पास हो रही है, 3 लाइंस पास हो रही है। देयर इज नो चेंज ऑफ फ्लक्स एंड हेंस नो करंट। केस 4, अगर आप इसको राइट की तरफ मूव करते हैं, इनिशियल पोजीशन से इस न्यू पोजीशन की तरफ लाते हैं, अब कितनी लाइंस पास हो रही है? अब देख लें, 1 2 3 4 5 लाइंस पास हो रही है। अब 5 लाइंस पास हो रही है, इट मींस फ्लक्स इज चेंजिंग एंड हेंस करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, ये है फ्लक्स चेंज होने का मैकेनिज्म। केस 5 में आप देख लें, इनिशियली 3 लाइंस पास हो रहे थे, अब इसकी नई पोजीशन में कितनी लाइन पास हो रही है? एक ही लाइन पास हो रही है, 1 लाइन। इनिशियल था 3 लाइंस, अगेन इट मींस फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चाहे बढ़े चाहे कम हो, इट मींस फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगेन करंट इज इंड्यूस्ड। सो व्हेनेवर फ्लक्स चेंजेस, करंट इज इंड्यूस्ड। व्हाई? इसलिए कि चेंज ऑफ फ्लक्स सिर्फ उसी वक्त होगा जब आप लूप को फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर मूव करेंगे। आप पैरेलल मूव करें, एंटी पैरेलल मूव करें, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। मगर जब आप लूप को फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, फ्लक्स चेंज होता है, करंट इंड्यूस होगा। तो ये थी कंडीशन फॉर जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कंडीशन थी? कि whenever magnetic flux changes, current is induced. So change of flux it results in induced current or induced EMF. So जब भी करंट इंड्यूस होगा, इट मींस ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बस आप याद रखना है। और चेंज ऑफ फ्लक्स रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलर मोशन ऑफ लूप ऑफ वायर, ये आपने बस याद रखना है। अब किन किन मेथड से आप करंट इंड्यूस कर सकते हैं, हम कल पढ़ लेते हैं। डिफरेंट पॉसिबल मेथड्स है कि जिनसे आप फ्लक्स चेंज करके करंट इजीली इंड्यूस कर सकते हैं। आज हमने सिर्फ ये मैकेनिज्म पढ़ा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।